Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduwards News Analysis. Today is 11th April 2023 and we are going to discuss important news and articles from the Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduwards News Analysis. Link आपको description box में provided है. Make sure video last तक देखें so that सारी important news आपके यहाँ पर cover हो. तो चलिए start करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या discuss करना है. Now, India's borders are safe. कांट बी वॉलेटेड शाह. एज यू ऑल नो, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं वो अभी कहाँ गए हुए हैं? अरुणाचल प्रदेश की विजिट में गए हुए हैं. इस विजिट के दौरान यहाँ से चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वहाँ से क्या होता है, एक ऑब्जेक्शन आता है, एक स्टेटमेंट आता है कि जो विजिट है वो क्या कर रही है, चाइना की जो सोवरेनिटी है उसको वॉलेट कर रही है. अब आप सभी को पता है कि कुछ दिनों पहले हमने इसको डिस्कस किया था कि चाइना ने यहाँ पर यूनिलेटरली जो अरुणाचल प्रदेश के कुछ प्लेसेस है, हमने यहाँ पर देखा था 11 प्लेसेस के जो नेम है उसको यहाँ पे क्या कर रहा है, उसको चेंज करने की बात कर रहा है. चाइना क्या क्लेम करता है कि जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है वो क्या है, डिस्प्यूटेड एरिया है. और इंडिया क्या क्लेम करता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो कैसा है, इंडिया का एक अनडिस्पेंसेबल पार्ट है, इंडिया का एक अभिन्न पार्ट है, इसको इंडिया से हम अलग नहीं कर सकते. और चाइना यहाँ पे क्या क्लेम करता है कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है. इस तरीके से यहाँ पे कंटिन्यूसली हम देखने को मिल रहा है कि चाइना और इंडिया के बीच में, हमारे बीच में यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं. तो यहाँ पर ये इस विजिट में जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा कि इंडिया के जो बॉर्डर है वो सेफ हैं और उन्हें कोई भी वॉलेट नहीं कर सकता है. इसी के चलते देखिए चाइना होता है वो क्या करता है कि जहाँ भी डिस्प्यूटेड एरियाज़ होते हैं, बॉर्डर एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है. वहाँ पे वेरियस जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स होते हैं उनको यहाँ पर करता है, बहुत सारे डेवलपमेंट्स करता है, जिसके थ्रू यहाँ पर क्या वो अपनी जो प्रेजेंस है उसको यहाँ पर स्टैब्लिश कर सके. ओके, अब ये जो काम है चाइना वो कई सालों से यहाँ पर करता आ रहा है. इंडिया यहाँ पर क्या कर रहा है, इंडिया ने अब ये स्टार्ट किया है. यहाँ पर जैसे कि आप सभी को पता है कि अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे एक विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, जिससे कि जो इकोनॉमिक बॉर्डर विलेज है, बॉर्डर के साइड में जो भी यहाँ पे विलेज है वहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा, जिससे जो पीपल है वो यहाँ पे सिक्योर फील करें. क्योंकि यहाँ पर जब दो कंट्रीज के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट होता है तो बॉर्डर डिस्प्यूटेड जो एरियाज होते हैं वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ सबसे बड़ा सिक्योरिटी का कंसर्न होता है. जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, ये फॉर एग्जांपल ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर विलेज है और इस साइड भी विलेज है, तो हमारा सिक्योरिटी कंसर्न के कारण कई बार हम क्या होते हैं, जो इनकी बेसिक नीड्स होती हैं उसको हम यहाँ पे भूल जाते हैं, जिसके कारण एक वॉइड क्रिएट होता है. मतलब लोगों को लगता है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो कंसर्न्स हैं, हमारी बेसिक नीड्स हैं, उनको यहाँ पर मतलब ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है. तो इससे क्या होता है, यहाँ पे फिर माइग्रेशन स्टार्ट होने लगता है. लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने लगते हैं जहाँ पर उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, सारे जो कंसर्न्स हैं वो पूरे हो रहे हों. ओके, तो इसी के चलते आप सभी को पता है, देखिए इंडिया ने भी अब क्या किया है, जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पर डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर आया है. आप सभी को पता है कि इस साल का जो हमारा बजट था उसमें यहाँ पे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को क्या किया गया था, अनाउंस किया गया था. ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी. इसमें यहाँ पर टोटल 4800 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर दिए गए हैं. आप देख सकते हैं कि पब्लिक गैदरिंग आफ्टर द अनवीलिंग ऑफ 4800 crore village vibrant program to be executed in 2967 villages across the 19 districts of 4 border states including Arunachal Pradesh, Sikkim, Uttarakhand, हिमाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. मतलब जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे उन विलेज पर फोकस किया जा रहा है जो बॉर्डर एरियाज पर हैं. और चाइना के साथ हमारे साथ जो डिस्प्यूट है, लद्दाख वाला रीजन, दोकलाम वाला रीजन, आप सभी को पता है भूटान और चाइना दोकलाम रीजन, और अरुणाचल प्रदेश साइड. तो आपने यहाँ पे देखा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और यूटी ऑफ लद्दाख. तो यहाँ पर जो यहाँ के जो 19 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ के 2967 विलेजेस में ये प्रोग्राम यहाँ पर अनाउंस किया गया है. ओके, तो आई होप इससे क्या होगा, जो एक हम रोड कनेक्टिविटी को यहाँ पर इंश्योर करने की बात की गई है और जो विलेजेस हैं उनको यहाँ पे क्या किया जाएगा, वहाँ पर डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर आया जाएगा, जिससे यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर सेफ फील करें. ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा. नेक्स्ट मूव करते हैं. देखिए यहाँ पर जो हम एक गवर्नर और जो एग्जीक्यूटिव है इसके बीच में जो टसल चल रहा है ये कंटिन्यूसली चल रहा है. और इसी के चलते यहाँ पे हमारे दो आर्टिकल, इसको हम मिक्स करके यहाँ पे रीड करेंगे. हाउ कैन एलजी एक्ट विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा है कि जो एलजी होते हैं, आप सभी को पता है यूटीज में एलजी होते हैं और स्टेट में हमारे गवर्नर होते हैं. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि हाउ कैन एलजी एक्ट विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है, चाहे वो स्टेट्स के लिए हो या फिर सेंटर के लिए,
कि प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर और एलजी ये किसके एडवाइस पर, एड एंड एडवाइस पर काम करते हैं, डिसीजन लेते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, अब यहाँ पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं, नीड टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन टू एंड डिपेंडेंस ऑन गवर्नर। यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन आता है, किसके ऊपर, गवर्नर के ऊपर क्वेश्चन उठता है कि गवर्नर क्या करते हैं, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे इलेक्शन के थ्रू आती है, लोगों ने उनको चुना है, तो उनकी फंक्शनिंग पर क्या करते हैं, एक तरीके से हर्डल का काम कर रहे हैं, है ना, एक हिंड्रेंस का काम कर रहे हैं। हिंड्रेंस के किस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो स्टेट असेंबली से आप बिल पास किए जाते हैं, उन्हें यहाँ पे गवर्नमेंट की एसेंट, गवर्नर जो होते हैं उनकी एसेंट मिलती है, तभी वो बिल जाके जो फर्दर होता है वो एक्ट बनता है। जैसे कि सेंटर में आप सभी को पता है पार्लियामेंट से यहाँ पे बिल पास किया जाता है और फाइनल सिग्नेचर के लिए वो किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे आप सभी को पता है पावर भी है कि उसको वो बिल के विदहोल्ड कर सकते हैं, उसमें अपनी एसेंट प्रोवाइड करते हैं या फिर रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं। ओके, सेम प्रोविजन हमारे स्टेट में भी है कि जैसे कि सेंटर में प्रेसिडेंट है, स्टेट में हमारे गवर्नर होते हैं, तो गवर्नर के पास यहाँ पे पावर है। आप सभी ने आर्टिकल 200 यहाँ पे पढ़ा होगा, कई बार हमने इसको डिस्कस किया है कि आर्टिकल 200 में गवर्नर के पास यहाँ पे 4 यहाँ पे आप कह सकते हैं कि प्रोविजंस है। पहला क्या है कि वो क्या करें, बिल को एसेंट प्रोवाइड करें, कि अपनी जो सहमति है वो प्रोवाइड करें। दूसरा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं। विदहोल्ड मतलब कि जो बिल है उसको एक तरीके से नल एंड वॉइड कर देना, कि उनको बिल पसंद नहीं आया और वो उस पर साइन नहीं कर रहे हैं, उसको यहाँ पे भेज दिया। ओके, थर्ड यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, कि आप बिल को क्या करिए, रिकंसिडर करिए, कुछ प्रोविजंस इसमें हमें सही नहीं लग रहे हैं तो आप इसे रिकंसिडर करके फिर से हमारे फर्दर एसेट के लिए भेजें। तो रिकंसिडरेशन में ऐसा एक प्रोविजन और भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि अगर असेंबली ने फिर से उस बिल को भेज दिया रिकंसिडरेशन के बाद, तो यहाँ पर फिर गवर्नर के ऊपर ये बाइंडिंग हो जाती है कि वो अपनी एसेंट यहाँ पे प्रोवाइड करें। फोर्थ यहाँ पर क्या प्रोविजन है कि अगर कुछ प्रोविजंस ऐसे लगते हैं बिल के कि जो मतलब फेडरल स्ट्रक्चर को वॉयलेट कर रहे हों या फिर सही नहीं लग रहे हैं, तो वो प्रेसिडेंट के लिए, मतलब प्रेसिडेंट के पास उस बिल को क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है कंसिडरेशन के लिए। ओके, तो ये आर्टिकल 20 के अंदर है। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि देखिए, इसमें सिर्फ एक तो टाइम नहीं दिया गया कि कितने टाइम तक यहाँ पर गवर्नर जो है किसी भी बिल को विदहोल्ड कर सकते हैं या फिर अपनी एसेंट प्रोवाइड करने के लिए कितना टाइम है। तो जो यहाँ पे जैसे कि तमिलनाडु में यहाँ पे कहा गया कि जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे अमेंड करने की ज़रूरत है। क्यों अमेंड करना है, क्योंकि हम यहाँ पे डिपेंड नहीं रह सकते गवर्नर के ऊपर, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे अमेंड करके एक टाइम लिमिट सेट करिए कि इस टाइम लिमिट तक गवर्नर के ऊपर ये बाइंडिंग है कि आप क्या करेंगे, उस बिल को अपनी यहाँ पे मंजूरी, मतलब कि एसेंट प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो ये पूरा केस कहाँ गया, सुप्रीम कोर्ट में गया। फर्दर यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या चलता है। तो आप इसको किससे रिलेट कर सकते हैं, सेंटर एंड स्टेट रिलेशन से। ओके, सेकेंड आप कर सकते हैं स्टेट वर्सेस एग्जीक्यूटिव वर्सेस लेजिस्लेचर, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस टॉपिक को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज दिस। ये आर्टिकल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इसमें मेनली क्या कहा गया है कि अनइन्फोर्स्ड साइलेंस कैन नॉट सॉल्व इंडियाज प्रॉब्लम। जो ये सोनिया गांधी जी हैं, चेयरपर्सन ऑफ कांग्रेस पार्लियामेंट पार्टी, उन्होंने यहाँ पे सिर्फ जो हमारी गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज़ किया है, उनके जो पूरे एक्शंस हैं इस टाइम पर उनको क्रिटिसाइज़ किया है। तो ये आपको इतना ज़्यादा पढ़ने के लिए, मतलब आपके एग्जाम के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ इसमें पूरा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया गया है, उसके बारे में बताया गया कि किस तरीके से यहाँ पे एंटी नेशनल लॉ हो रहा है, जो डेमोक्रेसी है और उसके जो मेन प्रिंसिपल्स है उसको वॉयलेट किया जा रहा है। ओके, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट लेसन्स, इसको हमने फर्दर संडे के सेशन में हमने इसको डिस्कस किया था कि एनसीईआरटी क्या कर रहा है, अपना जो सिलेबस है उसमें से बहुत सारा जो टेक्स्ट बुक्स का और जो सिलेबस है उसमें बहुत सारा जो पोर्शन है उसको कट आउट किया जा रहा है, उसको डिलीट किया जा रहा है। ओके, और ये बहुत बड़ा क्या बनता जा रहा है, हमारे लिए कंसर्न बनता जा रहा है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा था कि हिस्ट्री की बुक्स से जो मुगल वाला पीरियड है, मेडिवल इंडिया, मुगल का जो पूरा पार्ट है उसको यहाँ पे क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। सोशल वर्क की जो हमारी सोशोलॉजी की बुक है 11th की टेक्स्ट बुक्स, उसमें से जो सोशल कुछ जो केस स्टडीज़ है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र का एक विलेज था, उसकी जो केस स्टडीज़ थी, वहाँ पे जो वाटर क्राइसिस था उसको यहाँ पे क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया है। अब देखिए ये जो पोर्शन डिलीट हो रहा है इससे क्या होगा, हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चों में हम ये चाहते हैं कि एक नॉलेज जो है एक्सपेंड हो, कंटिन्यूसली हम नॉलेज को एक्सपेंड करना करने चाहते हैं। इसी के तहत यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने सिलेबस को क्या किया, रिवाइज किया है, और जो इसेंशियल यहाँ पे रोबस्ट ज़रूरत है एजुकेशन में उसको यहाँ पे प्रोवाइड किया है। ओके, अब इसी के चलते देखिए हम यहाँ पे चाहते हैं नॉलेज एक्सपेंड कंटिन्यूसली एंड सिलेबस रिवीजन इज एसेंशियल फॉर रोबस्ट एजुकेशन सिस्टम।
and what is taught to younger generation is collective decision of a society in which formal education is a critical part. Formal education क्या है? क्रिटिकल पार्ट है हमारी सोसाइटी का. अगर हम इसका रिफ्लेक्ट हमारे बच्चों में, हमारे बच्चों के एजुकेशन में देखना चाहते हैं, है ना, हम हमारे बच्चों में क्या एक साइंटिफिक टेम्पर, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ों को क्या करना चाहते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना चाहते हैं. बट अगर हम उन्हें ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ाएंगे, मुगल इंडिया कैसा था, क्योंकि मुगल इंडिया के बारे में सिर्फ यहाँ पे मेडिवल एरा की बात नहीं हो रही, मुगल्स की बात नहीं हो रही, बहुत सारा जो पोर्शन है उसको यहाँ पे डिलीट किया जा रहा है. सिर्फ वही चीज़ें पढ़ाई जा रही जिससे कि बच्चों की जो पॉलिटिकल थिंकिंग है वो यहाँ पर डेवलप हो. ओके, तो देखिए इसमें यही कहा गया कि it is not entirely surprising the ruling BJP has made creation of new knowledge ecosystem across the field center to its politics. Among the key deletions which NCERT described are rationalization of syllabus. यहाँ पे syllabus को पूरा क्या कर दिया गया है, rationalize कर दिया गया है. Are the reference to dislike the Hindutva extremist for Gandhi, a ban of Rashtriya Swayamsevak Sangh after his assassination, entire chapter on the history of Mughals, reference to the 2022. तो मतलब जो हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट थे गांधी जी और राष्ट्रीय स्वयं संघ का जो असैसिनेशन था, जो मुगल्स का पूरा जो चैप्टर है, मुगल्स का तो पूरा ही हटा दिया गया, यहाँ पर पूरा ही जो पार्ट है उसको डिलीट कर दिया गया. जो गुजरात में यहाँ पे कम्युनल राइट्स हुए थे, इमरजेंसी के टाइम पर जो मूवमेंट्स लिए गए थे, नेक्स्ट नाइट मूवमेंट, इमरजेंसी डिस्कशन, सोशल मूवमेंट्स, ये सारी जो पोर्शन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है. इवन द 250 जो हिस्टोरियंस थे, उन जो इंडिया की फॉरेन यूनिवर्सिटीज को यहाँ पे लीड करते थे, उन्हें भी यहाँ पे क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया. जो यूजीसी का सिलेबस है, यूजीसी सिलेबस ड्राफ्ट बैचलर डिग्री में हम हिस्ट्री में, उसमें से भी बहुत सारा जो पोर्शन है उसको यहाँ पे क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है. अब इससे ये होता है कि अगर हम हमारे पास्ट को ही नहीं जानेंगे तो फ्यूचर में हमारे एक्शंस कैसे होंगे. ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, जैसे कि हम मुगल्स के बारे में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, तो एक तरीके से क्या प्रोवाइड करता है कि फ्यूचर में हम ऐसे भी कोई भी एक्सरसाइज कैरी ना करें. ओके, तो हमारा मेन ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमें यहाँ पे क्या प्रमोट करना है. देखिए, दे शुड नॉट लर्न हिस्ट्री विद द एम टू नॉट रिपीटिंग इट्स ट्रेजेडीज इन ऑर्डर टू बिल्ड अ हार्मोनियस फ्यूचर. हम हिस्ट्री इसलिए यहाँ पर लोगों को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, ताकि वो इस तरीके की जो ट्रेजेडीज हुई हैं पास्ट में उसको फ्यूचर में रिपीट ना किया जाए. दीज शुड बी वाइडर मोर ट्रांसपेरेंट कंसल्टेशंस इन शेपिंग द करिकुलम एट ऑल लेवल. तो यहाँ पर हमें क्या एक वाइडर ट्रांसपेरेंट कंसल्टेशन की जरूरत है, वाइडर अप्रोच की जरूरत है, जिससे जो हमारा करिकुलम है उसको यहाँ पे हम एक सेफ प्रोवाइड कर सकें. हमें यहाँ पे एक हार्मनी प्रमोट करना है, जो फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं. ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी. नेक्स्ट हम मूव करते हैं बर्निंग ब्राइट. बर्निंग ब्राइट यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमने कल ही न्यूज डिस्कस किया था कि जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है इंडिया में वो कैसे हो रही, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है. हमने यहाँ पे देखा था आज के टाइम पे हमारे पास 3000 प्लस जो है टाइगर इंडिया में है. बट हमने टाइगर का जो रिजर्व एरिया देखा था, कहाँ कहाँ, शिवालिक हिल्स, गेंजेटिक प्लेन्स, है ना, वेस्ट बंगाल. तो इस साइड में हमने ये देखा था, जो ईस्टर्न साइड है और नदर्न साइड, नदर्न ईस्टर्न साइड, वहां पर टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो तो स्टेबल है और कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, वहां पर इंक्रीज, हमें राइज भी देखने को मिल रहा है. बट वेस्टर्न साइड में हमने देखा था, वेस्टर्न घाट्स में जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो कैसी हो रही, या तो स्टेबल थी, मतलब हमें कोई राइज देखने को नहीं मिला, इवन हमें डिक्रीज ही देखने को मिला, मतलब कि लॉस ही देखने को मिला, स्टेगनेंट दिखे. अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब वेस्टर्न घाट्स में जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो क्यों हो रही है, क्योंकि वेस्टर्न घाट की अगर हम जब बात करते हैं, वेस्टर्न घाट का नाम आते से ही आपको क्या दिखाई देता है कि वो एक बायोडाइवर्सिटी जोन है, वहां पर बहुत ज्यादा क्या है, बायोडाइवर्सिटी है. बट यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है. इसके यहाँ पे बहुत सारे रीजंस हैं. आप यहाँ पे देखेंगे द स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट वॉन, यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट. उन्होंने ये क्या किया, वॉर्न किया कि इंडियाज 5 मेजर टाइगर जोन्स वाइल लार्जली स्टेबल फेस चैलेंजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ टाइगर हैबिटेट. यहाँ पे जो ये स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट आपको ये याद रखना है, उन्होंने ये वॉर्न किया है कि जो इंडिया के 5 मेजर टाइगर जोन्स हैं वहां पर हमें लार्जली क्या देखने को मिला है, स्टेबल, मतलब कि चैलेंजेस फेस करने को मिल सकते हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ टाइगर हैबिटेट. डिफॉरेस्टेशन के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइगर्स का जो हैबिटेट है वो लॉस हो रहा है. वेस्टर्न घाट का हम नाम सुनते हैं, वाइल वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स स्पोर्ट ग्लोबली. हम अगर ग्लोबली देखें तो
वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्स स्पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ऑल्सो होस्ट द सम ऑफ इंडियाज मोस्ट पॉपुलर टाइगर रिजर्व। इन 2018 871 यूनिक टाइगर्स वर फोटोग्राफ, बट दिस टाइम ओनली 824 वर कैप्चर्ड। अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करते हैं तो वहां पर हमें वेराइटी ऑफ क्या मिलते हैं, टाइगर्स मिलते हैं, है ना। मतलब कि आप देखेंगे तो यहाँ पर यूनिक टाइगर्स की फोटोग्राफ को यहाँ पे कैप्चर किया गया था। 2018 में हम बात करें, 2018 में 871 डिफरेंट जो यूनिक टाइगर्स हैं उनको यहाँ पे फोटोग्राफ किया गया था। बट दिस टाइम हम 2023 की बात करते हैं तो हम ओनली 824 जो टाइगर्स है उन्हें फोटोग्राफ किया गया है। मतलब जो टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वेस्टर्न घाट्स में वो धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका रीजन क्या बताया गया, रीजन ये बताया गया है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब कि सुटेबल जो हैबिटाट होना चाहिए टाइगर्स के लिए वो अब नहीं रहा है ना। इंक्रीजिंग द नंबर हैज नॉट ट्रांसलेटेड ऑफ ऑल दीज रिजर्व बिकमिंग सुटेबल हैबिटाट फॉर टाइगर। सीरियस कंजर्वेशन एफर्ट्स आर नीडेड टू हेल्प फॉर इंस्टेंस टाइगर पॉपुलेशन रिकवरी इन झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो हमारा जो वेस्टर्न साइड है आप सभी को पता है वेस्टर्न घाट्स है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तेलंगाना, झारखंड, यहाँ पर तेलंगाना हो गया हमारा, झारखंड, ओडिशा। तो यहाँ पर क्या जरूरत है, हमें एक कंजर्वेशन, सीरियस कंजर्वेशन एफर्ट्स की जरूरत है जिससे हम क्या कर सके, टाइगर्स की पॉपुलेशन को यहाँ पर रिकवर कर सके। अगर हम वाइल्ड लाइफ हैबिटाट की बात करते हैं, सबसे बड़ा हमारा जो रीजन क्या है कि हैबिटाट इंक्रोचमेंट हुआ है। हंटिंग के थ्रू कन्फ्लिक्ट होता है ह्यूमंस के बीच में, अनरेगुलेटेड कैटल ग्रेजिंग होती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कैटल ग्रेजिंग होती है जिसके कारण आपको क्या देखने को मिलता है, फायर्स की यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। माइनिंग होता है, जो एक्सपेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है जिसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, जो टाइगर्स है उनका हैबिटाट लॉस हो रहा है, इंक्रोचमेंट हो रहा है, जिसके कारण जो टाइगर्स है उनके नंबर हमें कम दिखाई दे रहे हैं। ओके, अगर हम देखेंगे ought to be able sustainable population up to 4,000 and with expanded efforts to improving fledgling reserve these numbers can increase। अगर हम यहाँ पर एक expanded efforts लेते हैं, है ना, यहाँ पर हम एक सस्टेन पॉपुलेशन चाहते हैं टाइगर्स की, और ये जो नंबर आज के टाइम पर हमारे पास 3,000 पर पहुंचा है टाइगर्स का, 3,000 प्लस, हम इसको 4,000 प्लस भी कर सकते हैं। तो अगर हमें एक सस्टेन मतलब कि पॉपुलेशन टाइगर्स की चाहिए तो इसके लिए हमें एक जो हमारे एफर्ट्स हैं उनको यहाँ पे इंप्रूव करना होगा। फ्लेजिंग जो रिजर्व्स हैं, नंबर इनके थ्रू क्या हो सकता है, जो नंबर से टाइगर्स का वो इंक्रीज हो सकता है। ओके, शोइंग केस कंजर्वेशन efforts ought not to come at expense of ensuring the rights to livelihood and dignified lives of communities who often lives in closest to these majestic wild creatures. The cheetahs, the leopard and the lion, the tigers can coexist in India only with the right incentives in place of all stakeholders। अब हमें देखिए इसके जो टाइगर्स को हमें रिजर्व करना है उसके साथ साथ हमें ये इंश्योर करना होगा जो कम्युनिटीज होती हैं, है ना, जो यहाँ पर कम्युनिटीज होती है, जो टाइगर्स के यहाँ पे पास में रहती हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज होती है जो उनकी बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं इन क्रीचर्स के, तो हमें उनका भी क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा। ओके, इसमें लास्ट में ये कहा जा रहा है कि अगर सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ आते हैं और राइट इंसेंटिव्स लेते हैं तो इंडिया में जो चीतास, लेपर्ड, लायन और टाइगर्स हैं वो इंडिया में क्या कर सकते हैं, को एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑल अबाउट फिनलैंड एंड नेटो। ओके, आप इस आर्टिकल को यहाँ पे देख सकते हैं, फिनलैंड जनरली फॉर्म न्यूट्रल टू नेटो। और नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है टेक्स्ट एंड कंटेस्ट में ऑन फिनलैंड जनरली टू ज्वाइन नेटो। दोनों आर्टिकल सेम है, हम इसको यहाँ पे एक साथ ज्वाइन करके पढ़ेंगे। अब आप सभी को पता है कि 4 अप्रैल 2023 को नेटो ने यहाँ पे क्या किया, सॉरी फिनलैंड ने यहाँ पे क्या किया है, नेटो को ज्वाइन किया है। आप फिनलैंड के यहाँ पे मैप में लोकेशन देख सकते हैं जिसके थ्रू आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई। ओके, तो फिनलैंड ने यहाँ पे क्या किया है, आप देखेंगे कि जो फिनलैंड है रशिया के साथ वो 13 कितना बॉर्डर यहाँ पे शेयर करता है, 330 किलोमीटर का कुछ बॉर्डर यहाँ पे शेयर करता है। ओके, और जिसके थ्रू यहाँ पर अब देखेंगे आप कोल्ड वॉर की एरा से देखेंगे जब यहाँ पे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ था, उससे पहले से ही क्या हो रहा है, फिनलैंड और जो नेटो है, सॉरी फिनलैंड और रशिया यूएसएसआर उनके बीच में क्या रहा है, कन्फ्लिक्ट रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे यहाँ पे वॉर होते हैं। पहला यहाँ पे क्या तो सोवियत फिनिश वॉर होता है, कब 1971 और 1918 में जब रशियन रिवोल्यूशन होता है, फिनिश सिविल वॉर होता है। फिर यहाँ पे ट्रीटी ऑफ डॉरपेट आती है 1920s में। उसके बाद 1941 से 1944 तक क्या होता है, सेकेंड सोवियत फिनिश वॉर होता है, जिसके कारण यहाँ पर वॉर के बहुत सारे रिपरकेशंस भी देखने को मिलते हैं। ओके, बहुत सारे सिक्योरिटी थ्रेट रहते हैं जिसके कारण यहाँ पे ट्रीटी साइन की जाती है, फिनो सोवियत ट्रीटी ऑफ 1948।
जो ये इंश्योर करती है, ये ट्रीटी क्या इंश्योर करती है कि neutral and would the treaty ensured that Finland would remain neutral and would not allow any foreign troops on its soil without permission from the Moscow। तो इस ट्रीटी में ये होता है कि फिनलैंड क्या करेगा, ये इंश्योर, जो सोवियत यूनियन है, मॉस्को है, आप ऐसा कह सकते हैं, तो वो इंश्योर करेगा कि फिनलैंड की सॉइल पर कोई भी यहाँ पर जो फॉरेन अलाई है वो यहाँ पर नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे अब देखिए धीरे धीरे यहाँ पे क्या होना है, फिनलैंड बूस्ट ट्रेड विद सोवियत यूनियन, इट बिकम हेवली डिपेंडेंट ऑन मॉस्को, दे आर वन मेकिंग इट वल्नरेबल टू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ओवरट्यून फ्रॉम सोवियत। तो इसमें यहाँ पे क्या होता है, हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो फिनलैंड था बहुत बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, किसके ऊपर डिपेंड हो गया था, नेटो के ऊपर, यहाँ पर मतलब नेटो नहीं सॉरी यूएसएसआर के ऊपर, सोवियत यूनियन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली भी। यहाँ पर फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर आता है, जिसके कारण सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पर फिनलैंड जो अपनी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजिक है उस पर यहाँ पे चेंजेस लाने लगता है। तो ये पूरे यहाँ पे कंसर्न थे। यहाँ पे सबसे बड़ा जो कंसर्न था कोल्ड वॉर के बाद, यहाँ पे क्या होता है कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है। फिर यहाँ पे कौन आ जाता है, रशिया आ जाता है, ठीक है, रशिया एंड अदर कंट्रीज आ जाती हैं। और धीरे धीरे हमने यहाँ पे ये देखा कि जो कंट्रीज हैं यहाँ पे रशिया से थोड़े जो अपने आप को सिक्योर करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर समिट मतलब कि अलग अलग चीज़ें ऑर्गेनाइज की गई। आप देखेंगे सोवियत यूनियन 1991 में यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन होता है। इट सॉट टू बिल्ड क्लोजर टाई विथ रशिया वाइल ऑल्सो परस्यूइंग ग्रेटर इंटीग्रेशन विथ यूरोप। यहाँ पर जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है तो जितने भी यहाँ पर फिनलैंड और अदर कंट्रीज हैं उन्होंने ये परस्यू किया कि हम हमारे जो रिलेशन है रशिया के साथ तो क्या करेंगे, उनको अच्छे से बिल्ड करेंगे, क्लोजर टाइज होंगे हमारे रशिया के साथ। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो यूरोप है उसके साथ भी हमारा जो ग्रेटर इंटीग्रेशन होगा उसको इंश्योर किया जाएगा। इसी के चलते यहाँ पे जो अदर कंट्रीज हैं उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया किसमें, कॉमन सिक्योरिटी डिफेंस पॉलिसी में एंड नॉर्डिक डिफेंस कॉपरेशन में। ओके, तो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से मतलब एक तरीके से हम ये देखेंगे फिनलैंड को सिक्योरिटी का थ्रेट था। क्या था, सिक्योरिटी का यहाँ पर थ्रेट था। जब से ये रशिया यूक्रेन वॉर चला है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर चल रहा है, तो इस कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को बचाने के लिए सिक्योरिटी का जो कंसर्न है इसको ध्यान में रखते हुए फिनलैंड ने क्या किया है, नेटो को ज्वाइन किया है। अब क्वेश्चन ये उठता है क्या नेटो को ज्वाइन करना फिनलैंड के लिए इंपॉर्टेंट था कि नहीं। अब जब यहाँ पे नेटो ने इसको ज्वाइन किया तो रशिया ने भी यहाँ पे क्या, रशिया का क्या रिस्पांस रहा है कि देखो अब क्या फिनलैंड भी क्या हो चुका है, नेटो में, नेटो को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, उसका नेटो का मेंबर बन गया है। अब यहाँ पर रशिया का ये रिस्पॉन्स है कि नेटो इज नेचुरली दिस फोर्स अस टेक काउंटर मेजर्स टू इंश्योर आवर ऑन टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी। तो यहाँ पर रशिया ने ये कहा कि फिनलैंड ने जो ये ज्वाइन किया है नेटो को, तो नेचुरली उन्होंने क्या कर दिया, रशिया को फोर्स किया है कि वो क्या करेगी, काउंटर मेजर्स लेगी टू टैक्टिकल्स एंड स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, अपने आप को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर क्या लेगी, काउंटर मेजर्स लेगी। क्योंकि देखिए फिनलैंड क्या है, यहाँ पर बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ। आप यहाँ पे देखेंगे रशिया के साथ क्या करता है, 1340 किलोमीटर का क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। तो इसलिए ये सिक्योरिटी का कंसर्न बना हुआ है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम अल्टरनेटिव्स की बात करें कि नेटो के पास मतलब कि फिनलैंड के पास क्या अल्टरनेटिव्स थे, तो फिनलैंड क्या कर सकता था, नेटो को ज्वाइन नहीं कर सकता था। उसके अल्टरनेटिव्स ये था कि अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है उसको यहाँ पे डेवलप कर सकते था। जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो रिलेशंस हैं उनको यहाँ पे डीप कर सकता था, परस्यू कर सकता था। अरेंजमेंट्स लाइक CSDP और नॉर्डिक जो कॉपरेशन है, डिफेंस कॉपरेशन है, उसको इस तरीके की जो अरेंजमेंट्स है उस तरीके से यहाँ पे कर सकता था। बट हमने यहाँ पर देखा रशिया ने 2014 में क्या किया था, एनेक्स किया था क्रीमिया को, जिसके कारण यहाँ पे जो कंट्रीज हैं वो थोड़ा रशिया से एक तरीके से आप कह सकते हैं उनके लिए जो सिक्योरिटी का थ्रेट है वो ज़्यादा यहाँ पर आ चुका है, जिसके कारण यहाँ पे उन्होंने नेटो को क्या किया, ज्वाइन किया। क्योंकि हमने यहाँ पे रशियन यूक्रेन जो ये कन्फ्लिक्ट हुआ इसमें हमने ये देखा कि नेटो ने एक अम्ब्रेला टर्म बनकर, है ना, एक अम्ब्रेला बनकर क्या किया है, सिक्योरिटी को वो कंफर्म करता है, जिसके कारण यहाँ पे आप देखिए किसी भी नेशन के लिए उनकी जो सिक्योरिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। नेशनल सिक्योरिटी उनके लिए सबसे, नेशनल इंटरेस्ट उनका सबसे पहले आता है, इसलिए उन्होंने क्या किया, नेटो को ज्वाइन किया। अब देखिए नेटो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमने इसको कई बार डिस्कस किया, आप एक बार फिर से देख सकते हैं। ये क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। ये कब एस्टैब्लिश हुआ था, वॉशिंगटन ट्रीटी से हुआ था। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो यूरोपियन नेशन जो थे स्ट्रगल कर रहे थे, उनकी जो इकोनॉमीज है सिक्योरिटी को यहाँ पर रिबिल्ड करने में, तो इसी के चलते यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे
इस अलायंस को बनाया गया है, जिससे कि जो भी इस कंट्रीज के इस ऑर्गेनाइजेशन के, इस अलायंस के मेंबर होंगे, उन्हें यहाँ पर अम्ब्रेला टर्म में, एक अम्ब्रेला टर्म यहाँ पे यूज किया गया है, जो क्या करेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। अगर जो इस अलायंस के मेंबर्स हैं उनमें से अगर किसी एक के ऊपर भी यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट आता है तो सभी लोग एक साथ मिलकर क्या करेंगे, उसे यहाँ पर डिफेंड करेंगे। कंपोजिशन की बात करें, स्टार्टिंग में यहाँ पर ओरिजिनली 12 कंट्रीज थे, आज के टाइम पे देखेंगे तो 31 हो गए। जो फिनलैंड है अब वो 31st नेशन है नेटो का। ओके, ऑब्जेक्टिव्स की बात कर ले तो पॉलिटिकल और मिलिट्री यहाँ पे इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो आई होप आपको ये आर्टिकल पूरा क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज अ क्रूशियल 6 मंथ फॉर इंडिया यूएस टाइज। अब यहाँ पे इंडिया और यूएस के टाइज के बारे में बताया गया कि इस टाइम पे जो इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है, आने वाले जो 6 मंथ्स है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, क्योंकि यूएस ने फाइनली क्या किया है, अनाउंस किया है अपने एम्बेसडर को इंडिया में, एरिक गैजेट के। यहाँ पर 2 इयर्स का गैप रहा, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है, यूएस के जो एम्बेसडर हैं वो इंडिया में आए हैं। ओके, अब इंडिया और यूएस की बात करते हैं तो देखिए हमारे बीच में डाइवर्जेंस भी रहा है, कन्वर्जेंस भी रहा है। यूएस क्या चाहता है कि एक हम क्या करें, इंडिया एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले किसमें, रशिया और यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट में। ओके, और यूएस यहाँ पर क्या चाहता है, यूएस चाहता है कि इंडिया क्या करे, यूक्रेन रशिया के कन्फ्लिक्ट में जो है एक स्ट्रॉन्ग, मतलब कि किसके साइड में आना चाहता है, उसके साइड में वो आ जाए। और इंडिया यहाँ पर क्या चाहता है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन में, जो एशिया में यहाँ पे चाइना की जो प्रेजेंस यहाँ पे ग्रो हो रही है, उसको वो क्या करे, कर्ब करने में इंडिया की हेल्प करे। तो ये इंडिया चाहता है। ओके, अगर हम और देखें तो इसमें देखिए यही कहा जा रहा है कि मॉस्को हैज जस्ट रिलीज इट्स फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजी। अब हम देखिए यहाँ पर हमारे रिलेशन यूएस के साथ भी हैं और यूएसएसआर भी हमारे बहुत ही अच्छे डिप्लोमेटिक हिस्टोरिकली रिलेशंस हैं। अभी जो मॉस्को की यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजी आई है उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि चाइना और इंडिया क्या है, उनके मेन अलाइज हैं। और इस टाइम पे अब देखिए यूएस, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें कोई मतलब बैलेंस वे में ही उसे चलना पड़ेगा इंडिया को। यहाँ पर किसी की भी साइड वहाँ पर हम एग्जैक्टली नहीं ले सकते कि हम यूएस के साथ हैं या फिर यूएसएसआर के साथ हैं, रशिया के साथ हैं। ओके, इंडिया के पास इस टाइम पर अगर हम देखें तो संघाई कोऑपरेशन एससीओ की भी क्या है, प्रेसिडेंटशिप है, और एससीओ में चाइना एंड रशिया दोनों क्या हैं, इसके मेंबर्स हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया किस तरीके से यहाँ पे एक बैलेंस अप्रोच लेकर चलता है। अब इस आर्टिकल में मेनली यूएस और इंडिया के बारे में बताएगा कि किस किस सेक्टर में हमारे यहाँ पे कॉपरेशन है। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमने यहाँ पे क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया था 2022 में, जिसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रेटेजिक और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को यहाँ पे प्रमोट करने की बात की थी। हम इनने यहाँ पे क्या है, हमारे पास इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप है, क्वाड है, आप सभी को पता है, इंडो पैसिफिक पार्टनर है, जिसमें हम क्या प्रमोट करना चाहते हैं, सिक्योरिटी इस रीजन में, इंडो पैसिफिक जो रीजन है वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ, जो ट्रेड है, सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड करना चाहते हैं, ट्रेड को इंक्रीज करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट जो इस रीजन में जो कनेक्टिविटी उसको यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, इनहेंस करना चाहते हैं। विजन ऑफ फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन दैट रिस्पेक्टफुल ऑफ सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ऑल कंट्रीज। यहाँ पर हम चाहते हैं कि क्या हो, हमारा जो विजन है फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन की बात चल रही है, हमारा एक शेयर्ड विजन है। ओके, जिसमें हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि इस रीजन में जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, ऑल कंट्रीज की सोवरेनिटी है, उसको यहाँ पर रिस्पेक्ट किया जाएगा। इस रीजन में हम देखिए इंडिया और यूएस यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज, इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑन सिक्योरिटी इश्यूज, कोलैबोरेशन ऑन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भी हमारे यहाँ पे क्या इन्वॉल्वमेंट है, पार्टनरशिप है। हम यूएस भी यहाँ पर जैसे कि काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इन सारे एरियाज में हमारी क्या है, इन्वॉल्वमेंट है। इंडो पैसिफिक रीजन में हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं कि यूएस भी और इंडिया भी दोनों क्या करना चाहते हैं, चाइना की जो ग्रोइंग प्रेजेंस है, उसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसके कारण वो क्या हो रहा है, इस रीजन में अपने आप को इकोनॉमिकली डोमिनेट करना चाहता है। तो इसको हम रोकने के लिए यहाँ पर इंडिया और यूएस एक साथ आए हैं। ओके, अगर हम और बात करेंगे तो देखिए इंडिया एक तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हमारे जो रिलेशन है चाइना के साथ से बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं और चाइना के यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या हो रही है, इंडो पैसिफिक रीजन में उसकी प्रेजेंस कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। तो हम यहाँ पे अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं कि देयर हैज बीन अ ग्रोइंग इंटरेस्ट इन डाइवर्सिफाइंग सप्लाई चेन अवे फ्रॉम चाइना। हम यहाँ पे अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं कि जो हमारी सप्लाई चेन है चाइना के साथ, उसके हम उसको डाइवर्सिफाई करें, क्योंकि जो इस टाइम पे जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं ये हमारे लिए कंसर्न बना हुआ है कि हम किसी एक कंट्री के ऊपर क्या हुआ है इस तरीके से डिपेंड रहे हैं। ओके,
नेक्स्ट इसमें देखें कि हम बात करें कि इंडिया में रिलेटिवली लो कॉस्ट लेबर मिलते हैं, अबेंडेंस ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इन सेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चर में यहाँ पर हमें मिलते हैं। फिर भी हम यूएस के साथ देखेंगे, यूएस ने हमारा एक तरीके से आप कहेंगे हमारे कन्फ्लिक्ट तो रहे हैं, कन्फ्लिक्ट मतलब रिलेशन हमारे साथ जो ट्रस्ट अलाई होता है यूएस हमारा नहीं रहा है, बट यूएस ने हमारी कई बार यहाँ पे आप देखेंगे कि हेल्प करी है। देखिए फॉर एग्जाम्पल यूएस क्या करना चाहता है, इंडिया में एक तरीके से जो सप्लाई चेन है उसको रीअलाइन करना चाहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक एंड रेगुलेटरी सिस्टम इन इंडिया आर नॉट एज वेल डेवलप्ड एज दोज इन चाइना। हम सभी को पता है कि जितना अच्छा डेवलपमेंट रेगुलेटरी सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक के मामले में देखें चाइना ने जितनी डेवलपमेंट की है उतना भी इंडिया के पास वो सिस्टम नहीं है। बट यूएस यहाँ पे इंडिया गवर्नमेंट को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है कि हम इस तरीके की जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो करें। आप देखेंगे यहाँ पे पास्ट में देखेंगे इंडिया और यूएस के रिलेशन में यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स तो आए हैं, हमने यहाँ पे देखा है। देखिए कि इंडिया एंड यूएस रिलेशन हैज सीन अप्स एंड डाउन्स ओवर टाइम। न्यूक्लियर डील हुआ, लिबरलाइजेशन ऑफ मार्केट, आउटसोर्सिंग ऑफ इंडिया टैक्स एंड यूएस कंपनीज आर द की मोमेंट ऑफ रिलेशनशिप। तो ये क्या है, कुछ हमारे की मोमेंट्स हैं रिलेशनशिप के। इंडिया देखिए यूएस की बात करें तो यूएस ने सक्सेसफुली जो इमिग्रेंट्स ऑफ द यूएस इंडिया नीड्स द नॉलेज एंड स्किल इन्वेस्टमेंट इन द डायस्पोरा ऑफ रीजन रिटेन इट्स ग्लोबल पोजीशन। यहाँ पे प्रीवियसली देखें तो यूएस ने किस तरीके से हमें एड प्रोवाइड करी ग्रीन रेवोल्यूशन में। यहाँ पे इंडिया को जो सरप्लस फ्रूट में हमने यहाँ पे जो शॉर्टेज होती थी इकोनॉमी में, तो यहाँ पे सरप्लस फ्रूट तक पहुँचाया। आईटी और आईटी को यहाँ पर जो आईटी सेक्टर है हमारा उसको यहाँ पे क्या किया, बूस्ट किया, उसमें यहाँ पे पार्टनरशिप करी। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज को कॉम्बेट करने के लिए इंडिया और यूएस क्या है, एक दूसरे के पार्टनर हैं। हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, जिसके तहत हमने यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी, जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में हम एक दूसरे के साथ अलाइन हुए हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे जो सेक्टर है, हर एक सेक्टर में इंडिया और यूएस एक साथ आ रहे हैं। अब हमें यहाँ पे क्या इंश्योर करना होगा कि बिल्डिंग ऑन देयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दैट टू कंट्रीज कैन स्लोली बिकम स्ट्रॉन्गर टुगेदर। धीरे धीरे हम क्या बनते जा रहे हैं, एक स्ट्रॉन्गर मतलब कि रिलेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज द टाइम टू टेक रिलेशनशिप forward constructively and make it reach its potential as well as look for positive area of collaboration। तो हमें यहाँ पर हमारे रिलेशन को एक फॉरवर्ड लेकर जाना होगा और कंस्ट्रक्टिवली इसको यहाँ पर उसका जो एक पोटेंशियल है इंडिया और यूएस का रिलेशन उसको उस एरिया तक पहुँचाना होगा। और हमें यहाँ पे इंश्योर करना होगा कि जो पॉजिटिव एरियाज ऑफ कोलैबोरेशन है वहाँ पर हम क्या कर सके, अपनी रीच को पहुँचा सके, रीच कर सके, ओके। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है शेयर ऑफ प्री हाइपरटेंसिव टीनेजर्स राइजेस अक्रॉस द मोस्ट स्टेट्स। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि जो गर्ल्स में हम यहाँ पे देखेंगे, जो गर्ल्स में जो नंबर है ब्लड प्रेशर का, बीपी का, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इन द सेंस कि हम देखेंगे 2015 एंड 16 में 15 एंड 16 में ओवरऑल जो बीपी की प्रॉब्लम थी, प्री हाइपरटेंशन, वो 80% था। और आज के टाइम पे 2019 एंड 21 का ये डेटा है। ये डेटा किसके द्वारा निकाला गया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के थ्रू ये डेटा निकाला गया है। 2019 एंड 21 में हम देखेंगे तो ये डेटा ओवरऑल इंडिया की बात की जा रही है 74% आज के टाइम पर है। हमें यहाँ पर 6 पॉइंट मतलब डिक्रीज देखने को मिला है, ओके। अब देखिए ये जो इसके कारण यहाँ पे जो हाइपर टेंशन है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे। इसमें अगर हम इंडिकेटर्स किन लोगों को जिसको पहले से ही बीपी की प्रॉब्लम है और जो मेडिसिन लेते हैं उसको यहाँ पर बीपी को कंट्रोल करने के लिए, उन लोगों को यहाँ पे काउंट नहीं किया गया है। जो मैन है उनको यहाँ पे काउंट नहीं किया है। ओनली जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स और जो वुमेन्स को यहाँ पे क्या किया गया है, इस सर्वे में इंक्लूड किया गया। अब इसमें ये पूरा चार्ट निकल कर आता है, आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं कि साउथ रीजन में मतलब कि जो केसेस हैं वो हमें थोड़े कम मतलब कि ज़्यादा दिखाई देते हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी वेस्ट बंगाल तक हमें 80% यहाँ पर दिखाई दिया। नॉर्थ में उत्तराखंड में हमें कम दिखाई दिया। सेंट्रल इंडिया, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में हमारे ये यहाँ पर रीजन्स हैं। तो उसमें यही दिखाया जा रहा है कि इन छत्तीसगढ़ इन 2015-16 81.9% था टीनेजर्स में। आज के टाइम पर हम देखेंगे तो बीपी कितना है, 67.1% है। मतलब टोटल डिक्रीज हमें कितना देखने को मिला, 14.8% यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिला है। इन अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम ओनली 63% ऑफ टीनेजर्स गर्ल हैड नॉर्मल बीपी इन 2019 एंड 21। तो धीरे धीरे हम ओवरऑल कंट्री की जो कंडीशन देख रहे हैं तो प्री हाइपरटेंसिव जो है गर्ल्स में ये जो प्रॉब्लम होती थी बीपी, उसको यहाँ पर देखा गया है। उसका ये पूरा यहाँ पर आया है एनालिसिस। ये किसके द्वारा सर्वे किया गया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग ये बताया। तो आप सभी को यहाँ पे याद रखना है
पहले अगर हम देखें 2015-16 की डेटा के अकॉर्डिंग 80% था और आज के टाइम पे 74% हो गया है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट आर्टिकल है स्टेट सब्सिडी अकाउंटिंग मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। कैग, तो देखिए कैग की यहाँ पे रिपोर्ट आई, उन्होंने ये कहा है कि जो स्टेट्स यहाँ पे सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं उन्हें यहाँ पे कैसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे जो हमारा मेन टारगेट है वो क्या है, फिजिकल कंसोलिडेशन है और जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है उसको यहाँ पे कम करना है। ओके, तो देखिए स्टेट्स शुड मीट देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम देयर ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो यहाँ पर स्टेट्स को क्या करना होगा, उनका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको किससे मीट करना होगा, जो वो लोन्स लेते हैं, एडवांसेस लेते हैं, ये सारे जो उनके ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यूज हैं, जो जहाँ से उनका रेवेन्यू आता है उससे ये सारी चीज़ों को मीट करना होगा। और दे मस्ट एटलीस्ट कन्फर्म देयर नेट डेट टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे जो डेट है उनका उसको भी यहाँ पे कन्फाइन करना होगा ताकि वो ज़्यादा लोन ना ले, उनके पास ज़्यादा डेट यहाँ पर ना है। वे विश टू डिस्टिंग्विश जस्टिफिएबल सब्सिडीज फ्रॉम फीबीज, वी आर नॉट फिजिकली रिस्पॉन्सिबल, स्टेट्स मस्ट अर्न एडिक्वेट रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, रिकवर द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, स्पेंड इम्प्लिसिट सब्सिडीज। तो इसमें यही कहा जा रहा है, जो कैग के डायरेक्टर है उन्होंने ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि देखिए हम जो फ्रीबीज हैं, सब्सिडीज प्रोवाइड की जा रही है वो जस्टिशिएबल होनी चाहिए। ओके, और ये जो फिजिकली है वो फिजिकली मतलब कि रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर स्टेट्स को यहाँ पे खुद अर्न करना होगा, उनके जो रिटर्न्स हैं आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू उससे वो खुद अर्न करें, और जितने भी उनके डेट हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर से वो उससे यहाँ पर क्या करें, मीट करें। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, सेशन कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल एडुवर्स न्यूज एनालिसिस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वहां पर सारी पीडीएफ शेयर की जाती है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।